हेलो लर्नर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ। इट इज स्टोक्स थ्योरम और इस थ्योरम के एक्सप्लेनेशन के बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लूंगी। थ्योरम में एक रिलेशन होता है बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल्स और वो कहलाता है स्टोक्स थ्योरम। लाइन इंटीग्रल मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप लाइन इंटीग्रल पर जाकर देख सकते हैं। Surface integral of the component of curl F along the normal to the surfaces taken over the surfaces bounded by the curve C is equal to the line integral of the vector point function F taken along the closed curve। तो क्लोज कर्व C है हमारे पास, यहाँ पर एक वेक्टर है F, तो इंटीग्रल C F डॉट dr जो कि लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा एक सरफेस इंटीग्रल के, और वो सरफेस इंटीग्रल का जो कंपोनेंट है वो कर्ल एफ होगा। तो कर्ल एफ इंटू उसका डॉट प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर नॉर्मल से। तो कर्ल एफ इंटू एन कैप डी एस, इस तरह से हम अगर लिखते हैं तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर आती हैं। ये स्टोक्स थ्योरम कहलाता है। कर्ल एफ को लिखने का तरीका डेल क्रॉस एफ है, तो इस कारण हम इस तरह से भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल c y dx plus z dy plus x dz where c is the curve of intersection of x square plus y square plus z square is equal to a square and x plus z is equal to a। अब यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हमें ध्यान देना है। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम कहा गया है, इंटीग्रल c और ये f डॉट dr मल्टीप्लाइड फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मीनिंग है कि ये एफ वेक्टर अलग से ना लिख के dr वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, और हमें पता है कि r जो पोजीशन वेक्टर होता है वो xi प्लस yj प्लस zk को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग dr जो वेक्टर होता है वो dxi प्लस dyj प्लस dzk होता है। और जब हम एफ वेक्टर को, अब यहाँ पर एफ वेक्टर दिया नहीं है, हमें f इंटू डी आर दिया हुआ है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है एफ डी आर वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। इट मीन तो एफ वेक्टर है वो क्या है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वाले टर्म मिलते हैं, मतलब डी एक्स आया है उसके साथ वाई है, यानी कि यहाँ पर वाई था वाई आई, प्लस डी वाई के साथ z आया मतलब जे हटा है जे डॉट जे से, तो यहाँ जेड जे था, और यहाँ पर x आया है डी जेड के साथ में, मतलब k वेक्टर था x के साथ में। तो हमारे पास f वेक्टर इस तरह से है। तो f डॉट डी आर है, और अब हम अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रल c f डॉट डी आर की जगह पर फाइंड करेंगे डबल इंटीग्रल s कर्ल f डॉट एन कैप डी एस। अब कर्ल एफ फाइंड करना है, तो कर्ल एफ कैन बी रिटन एज डेल क्रॉस एफ, नेबुला या डेल ऑपरेटर कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड, इस डेल ऑपरेटर की। तो आई के साथ उसका डेल बाय डेल एक्स कंपोनेंट रहेगा, यहाँ डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। ये जब मैंने आपको कर्ल पढ़ाया था तो उसमें बताया था एफ वेक्टर के कंपोनेंट वाइज लिख लेंगे वाई जेड एंड एक्स, और अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ले आएंगे। आई के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, और डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड ये -1 आएगा। फिर जे माइनस के साथ आएगा, और इस कंपोनेंट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स 1 आ जाएगा, माइनस
डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई 0 हो जाएगा, प्लस के लिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड ये 0 हो जाएगा, माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आई आ गया, देन माइनस जे और माइनस के, ये वेक्टर मिला है कर्ल एफ के प्लेस पे, माइनस आई माइनस जे एन माइनस के। अब हमें एन कैप निकालना है, तो एन कैप के लिए हम सरफेस ले लेंगे। हमारे पास है एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए, तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए को साइड चेंज करके लिख लेंगे एक्स प्लस जेड माइनस ए। देन ग्रेडियंट जो होता है वो वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट मतलब कि डेल डॉट फाई। अब डेल की डेफिनेशन से ये आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड इस तरह से आ जाएगा, और इसे हम फाई के अकॉर्डिंग सॉल्व करके लिख लेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहाँ फाई की वैल्यू रखी एक्स प्लस जेड माइनस है, जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड और ए 0 हो जाएंगे, बचा 1, इसलिए आ गया आई। वाई के रेस्पेक्ट में फाई को करेंगे तो यहाँ पर वाई का कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए यहाँ से मिलेगा 0, और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ एक्स और माइनस है 0 हो जाएंगे, जेड के लिए मिलेगा 1, तो बचेगा के। ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिल गई है, वो है आई प्लस के। अब हमें यूनिट वेक्टर नॉर्मल चाहिए, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल एन कैप से डिनोट होता है और उसकी वैल्यू होती है ग्रेडियंट फाई अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास आई प्लस के है अपॉन इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके स्क्वायर्स का सम, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया है आई प्लस के अपॉन अंडर रूट 2। तो ये तो फाइनली वैल्यू मिल गई है एन कैप की। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम कर्ल एफ को एन कैप में मल्टीप्लाई करना, टर्म बाय टर्म हम निकाल लेंगे तो मार्किंग यहाँ तक की अलग अलग हो जाएगी। कर्ल एफ इंटू एन कैप इज इक्वल टू, अब हमारे पास कर्ल की वैल्यू माइनस आई माइनस जे एंड माइनस के मल्टीप्लाइड विथ ये जो वेक्टर है एन कैप आई प्लस के अपॉन अंडर रूट 2। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा आई डॉट आई, यानी कि माइनस का 1 मिलेगा, और जे में आई के जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, के डॉट के 1 मिलेगा, तो यहाँ से भी -1। अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 बाकी सारे 0, तो इससे हमें मिल गया -2 अपॉन अंडर रूट 2, ये वैल्यू आ गई। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो जो राइट हैंड साइड है थ्योरम का उसके अकॉर्डिंग डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप की वैल्यू कांस्टेंट आ गई तो -2 अपॉन रूट 2 ds। अब ये सरफेस है के लिए हमें लिमिट चाहिए, बट अगर कांस्टेंट हो गया है तो डबल इंटीग्रल एरिया को शो करता है, तो लिमिट लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर -2 बाय रूट 2 इंटू एरिया ऑफ सरफेस अब यहाँ पर हम
फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये XYZ प्लेन है, इसमें एक स्फीयर है हमारे पास और ये एक प्लेन यहाँ से कट कर रहा है इसको, XZ प्लेन में है, X प्लस Z। तो इस तरह से कट करेगा तो एक सर्कुलर फेस मिलेगा, क्योंकि एक बॉल को अगर एक प्लेन से कट करें तो हमें इस तरह का फिगर मिल जाएगा। अब यहाँ अगर मैं नेमिंग कर लेती हूँ पॉइंट्स की, ए बी, तो एंड सी, ये इसकी रेडियस है। XY प्लेन में देखें तो इसी तरह से बाकी भी सब रेडियस है। तो पॉइंट्स के नेमिंग किए जा सकते हैं A, 0, 0, 0 B 0, 0 A 0 एंड 0, 0 A। अब इसे मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, ये XZ प्लेन है। तो XZ प्लेन पर इस तरह से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी और जिसपे एक सर्कुलर फेस है। ये भी एक सर्कल ही होगा। सर्कल होने का कारण ये है कि यहाँ पर XZ प्लेन में ये 0, A को शो कर रहा है और ये A, 0 को शो कर रहा है। तो इस कारण से, और ये पॉइंट हमने AB कंसीडर किए थे, तो एरिया ऑफ सरफेस AB ले लेंगे, -2/√2 इंटू। अब एरिया अगर फाइंड करना है हमें और वो सरफेस सर्कल है तो हमें चाहिए उसकी रेडियस, पाई r स्क्वायर हम लिख लेंगे, पाई इंटू r स्क्वायर अगर इसकी रेडियस r है। अब रेडियस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो डायमेंशंस हैं ये दोनों a वैल्यू शो कर रही हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर आ जाएगा। तो ab इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, दैट इज रूट 2a। बट ये आएगा इसका हाइपोटेनस का हाइपोटेनस है, इसलिए रेडियस के लिए हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो √2a/2 ऐसा आ जाएगा, मतलब a/√2। तो इस सरफेस के लिए a/√2 r की वैल्यू है, तो -2/√2 इंटू पाई और a/√2 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई a स्क्वायर अपॉन √2 and this will be our answer. Thanks for watching.